नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सबसे पहले शुरुआत करेंगे धार की इस खबर के साथ, जहां धार जिले में चूना खदान की सैंपलिंग के दौरान ग्रामीण और कंपनी के लोगों में विवाद हो गया। जी हां, यहां पर चूना खदान की जो सैंपलिंग चल रही थी, इस दौरान ग्रामीणों और कंपनी के लोगों में विवाद बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं और इस दौरान पथराव और तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस के वाहनों पर पथराव किया गया। दरअसल ये पूरा मामला कुक्षी विधानसभा के खेलेड़ी गांव में श्री सीमेंट फैक्ट्री चूना खदान की सैंपलिंग का बताया जा रहा है, जहां इस दौरान ग्रामीणों ने इसका विरोध जताते हुए कंपनी की मशीनों और प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ भी करी है और पथराव किया गया है। कुक्षी एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने मीडिया को बताया कि सैंपलिंग कार्य का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते यह घटना हुई। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया है और फिलहाल मौके पर शांति कायम कर दी गई है। तनावपूर्ण माहौल यहां पर नियंत्रित किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। खेड़ी पंचायत में एक कंपनी के द्वारा सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा था और उसी सैंपलिंग के कार्य के दौरान जो उनके अनुसार नियम अनुसार किया जा रहा था, उसमें कुछ लोग आसपास के ग्रामीण जन इकट्ठे हो गए थे। तो वाद विवाद के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाइश दी गई। वहां लोगों की जो भी उनके आपत्तियां थी उनको समझाइश दी गई कि वो हमको जो भी उनकी आपत्तियां हैं वो लिखित में उपलब्ध कराएं और उन आपत्तियों का जहां से जिस स्तर से निराकरण होना है वो हम लोग कराएंगे। और उनको समझाइश दे के लोगों को समझाया गया, मौके पर शांति व्यवस्था कायम कराई गई और अभी पूर्ण रूप से शांति है और इसमें जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं। तो देखिए, धार का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें जो काफी कुछ बयां कर रही हैं, जिस तरीके से पत्थरों से हमला भी किया गया, बहुत सारा आक्रोश ग्रामीणों में नजर आया है। और इसी खबर पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविराज बघेल जुड़ गए हैं, जो कि जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है रविराज जी आपका बीएस टीवी में। और जिस तरीके से ये तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या कुछ आप इसको लेकर कहेंगे, क्योंकि ग्रामीणों में निश्चित तौर पर आक्रोश देखने को मिला है, कई तरह की बातें भी की गई है, प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया गया। आप इस मामले में क्या कुछ देख रहे हैं? जी निश्चित ही आपकी बीएस टीवी की टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। और जिस प्रकार से आपने ये ग्रामीणों की आवाज को प्राथमिकता के साथ लेने के लिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने ये आंदोलन हमारा एक दिन का नहीं था, पिछले कहीं हम लोग 2 से 3 महीनों से लगातार लगे थे। जब ग्रामीणों की ये मंशा थी कि भाई उनकी बगैर अनुमति की, ग्राम सभा की बगैर अनुमति से ये किसी प्रकार से हम कोई ड्रिलिंग नहीं करेंगे, ये बात कही थी। और हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भी यहाँ मौके पे बुलाया था, उन्होंने भी ग्राम सभा को संबोधित किया था। कलेक्टर साहब खुद मौके पे आए थे और उन्होंने ये, उनके द्वारा ये स्पष्ट कहा गया था कि आप लोगों की सहमति नहीं है तब तक हम किसी प्रकार से कोई ड्रिलिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये कल अचानक से जब यहाँ पे 9 से 10 पुलिस थानों का बल के साथ, पूरे धन बल के साथ ये पूरे वहां पे पहुंचे और ग्रामीणों को सूचना नहीं दी गई, सबसे बड़ी चीज ये है। तो निश्चित ही ग्रामीणों में भी कहीं ना कहीं ये आक्रोश था, डर था कि किस प्रकार से फोर्स के साथ आए। तो हम लोग किसी प्रकार से विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर हमारी अनुमति के बिना अगर हमारे गाँव में खनन करेंगे, हमारे गाँव को उजाड़ने की कवायद करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग विरोध करेंगे। और इसी के कहीं ना कहीं इसी के ग्रामीणों में रोष व्याप्त हुआ, उनमें कहीं ना कहीं भय था कि किस प्रकार से इतनी पुलिस प्रशासन को उन्होंने देखा। तो रविराज जी, क्योंकि देखिए बहुत से मामला लगातार चर्चाओं में है, तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, क्योंकि जो पत्थरबाजी हुई है, जो प्रशासनिक टीम पर हमला किया गया है, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। थोड़ा इस चीजों के आप जुड़े हुए स्पष्ट तौर से बताइएगा कि क्या समस्या वहां पर ग्रामीणों को है, क्योंकि जिस तरीके से टीम गई, आपने तमाम बातों का जिक्र किया है कि अनुमति नहीं ली गई या वो सहमति नहीं बन पाई। असली समस्या क्या देखने को मिली जिसके चलते इस तरह का माहौल बन गया? असल समस्या ये है कि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं थी, लेकिन प्रशासन को भी हम लोग धार जिले के कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट कहा। तो उनको जब वहां मौके पे जाना तो कम से कम ग्राम सभा की अनुमति लेना था, वहां के ग्रामीणों को बताना था कि आज हमारी टीम आएगी, आप लोगों से संवाद करेंगे। हमारी लड़ाई प्रशासन के खिलाफ नहीं थी। जब हम लोगों ने वहां पे ड्रिलिंग मशीन देखी, ग्रामीण जनों ने जब ड्रिलिंग मशीन वहां ड्रिल करने के लिए जा रही थी, उनमें कहीं ना कहीं रोष व्यक्त हुआ, उन्होंने रोकने का प्रयास किया। जब वो मशीन नहीं रुकी तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने फिर उस मशीन को रोकने के प्रयास में कहीं ना कहीं हल्की उनके साथ जुमा झटकी हुई, झड़प हुई। उसके बाद ही ग्रामीणों ने ये प्रकार से इन्होंने जो पथराव की स्थिति बनी, क्योंकि उनको ये डर था कि इतने पुलिस फोर्स के साथ वहां पे ड्रिलिंग करने जा रहे, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप रहा। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने नजर आई। हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय से भी हम लोगों ने ये बात करी थी, एसडीएम महोदय से भी, कहीं ना कहीं संवाद का एक रास्ता अपनाना चाहिए। आप किसी भी गाँव में आप उनकी अनुमति के बिना आप घुसोगे तो निश्चित तौर पर और वहां पे ड्रिलिंग करोगे। जब आप कलेक्टर साहब कहते कि ड्रिलिंग नहीं होगी और अचानक पहुंचेंगे तो उनपे गुस्सा तो जाहिर सी बात है।
ठीक है रविराज जी, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ और शायद जो लोग सुन रहे हो कि जो संवाद नहीं हो पाया, जो मिसकम्युनिकेशन रहा, जो वाकई में जो अगर किसी गांव में इस तरह की कोई काम किया जा रहा था तो वाकई में ग्रामीणों से सहमति लेनी चाहिए थी। ऐसा आप कह रहे नहीं ली गई, खैर प्रशासन के अलग तर्क हो सकते हैं। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ सरपंच संघ से जो अध्यक्ष हैं विजय रावत जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत मैं आपका कर रहा हूँ BSTV में। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, काफी कुछ सवाल ये खड़े कर रहे हैं क्योंकि ग्रामीणों ने कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन इसके पीछे की कई वजह बताई गई हैं। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? जी सर, नमस्कार। ये क्या अचानक से पुलिस वाला बहुत सारी पहुंचने से ग्रामीण डर गए थे और अचानक से मशीनें पहुंच गई और सूचना दिए बिना पहुंच गए, तो वहां के सभी ग्रामीण बच्चे, महिला, पुरुष सभी घर से निकलकर रोड पर आ गए थे। तो अचानक वो हिंसा, फिर वो उन लोगों ने गाड़ियां देखकर उनको आक्रोश में आ गए थे सभी। हमारी विनती है सभी सरपंच द्वारा कि ऐसे कोई भी कुछ काम करने से पहले सूचना दी जाए या इसका अवगत कराया जाए। ठीक है, आप और क्या कुछ उम्मीद करेंगे, क्योंकि कई जगह चर्चाएं भी है, कुछ प्रशासनिक तौर पर एक्शन की बात भी कही जा रही है, जो लोग इसमें शामिल रहे थे, आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आगे? हम चाह रहे कि एक बैठक की जाए प्रशासन द्वारा जी, उसमें हमें सभी ग्रामीण जन और वरिष्ठ जन और सरपंचों को बिठाया जाए और चर्चा की जाए इस पर। चलिए ठीक है, आप एक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं और वाकई में देखिए चर्चा तो होनी चाहिए। रविराज जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। आप जिस तरीके से इस मामले को लेकर तमाम बातों का जिक्र भी कर रहे हैं, अगर पूरी जो चीजें होती है, सीमेंट जो फैक्ट्री यहाँ पर है, जो अगर वो यहाँ पर काम करती है, तो आपको क्या उम्मीद है, किस तरह से आगे काम बढ़े और क्या कुछ आप चाहते हैं कि आप परमिशन ली जाए और संवाद किया जाए? किस तरह के संवाद की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले भी प्रशासन से हम लोगों ने बोला कि ग्रामीण को बीच में आए, ग्रामीण चाहे है उनसे बात करें, उनसे संवाद करें, उनको बताना पड़ेगा। आप बिना बताए उनके साथ अगर इस प्रकार से छल कपट करेंगे तो कहीं ना कहीं रोष व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमारे आदिवासी अंचलों में जब भी हम ये तो पैसा के अंतर्गत ग्राम सभा को पावर गया और ग्राम सभा कोई नहीं मान रहा यहाँ का प्रशासन, क्योंकि इससे पहले भी हमने एसडीएम को भी बोला, हमने कलेक्टर को भी बुलाया, बात करी, चर्चा करी और बिना बात के, बिना सहमति से इस प्रकार से घटना कर रही है, इस प्रकार से अंजाम दे। कहीं ना कहीं प्रशासन का जो रवैया था, कहीं ना कहीं इस प्रकार से ग्रामीणों को डराने का रवैया था और ये जबरन वहां पे घुसपैठ करके उनकी जमीनों को हड़पने का जो मामला सामने आया, इससे ग्रामीणों को निश्चित तौर पे गुस्सा था। हम लोग हमारी तरफ से ग्रामीण जनों से भी हम लोगों ने अपील करी है कि शांति बनाए रखे, कानून को अपने हाथों में ना ले, क्योंकि हम लोग हमारी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हम लोग अगर ये नहीं मानते तो हम कोर्ट भी, हमारे पास कोर्ट का भी एक ऑप्शन है, तो हम उसमें भी जाएंगे। लेकिन हम लोग जब तक ग्राम सभा की और इन ग्रामीण जनों की सहमति नहीं होगी, किसी भी प्रकार से हम लोग ये जमीन नहीं देंगे, क्योंकि ये जल जंगल जमीन की असली मालिकाना थकी आदिवासियों के पास अगर हमारी जमीनें छीन जाएगी, हमारी जमीनें लूट ली जाएगी, तो हम कहाँ जाके रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास खाने के लिए, हमारे जीवन यापन करने के लिए जमीन ही एकमात्र हमारे पास ऐसा संसाधन है, क्योंकि दूसरा और कहीं दूर दूर तक कहीं विकास हमको नहीं नजर आता, क्योंकि हमारी जमीन में हम कमा के खा रहे हैं। हमारे ग्रामीण भोले वाले आदिवासियों को इस प्रकार से ये डराने धमकाने का काम यहाँ का जिला प्रशासन ना करें और हम यहाँ के प्रशासन से भी अपील करते हैं कि ग्रामीण जनों के बीच में आकर आप संवाद करें। जिस प्रकार से आप लोगों इस प्रकार से ये जो रवैया अपनाया, कहीं ना कहीं इसी की वजह से ग्रामीणों में रोष व्याप्त था और उन्होंने गुस्सा में अपनी जमीन को बचाने के लिए उनको जो उस समय प्रोसेस लगी, उन्होंने वो किया, पथराव किया, जो भी चीज किया, उनसे घटनाएं। तो हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ग्रामीणों को थोड़ा सा आप उनकी बातों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, उनसे संवाद करें और किसी प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई ना करें। ठीक है रविराज जी, क्योंकि देखिए पेशा कानून लागू है, ग्राम सभा के अपने अधिकार हैं और तमाम चीजों को लेकर आपने तमाम बिंदुओं का जिक्र किया है, तो निश्चित तौर पर चीजें होनी चाहिए। आप अपनी बेहतरी के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन वही हम कह रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आई थोड़ी चिंताजनक हैं। आगे हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह का माहौल खराब ना हो और जो ग्रामीण है निश्चित पर बात सुनी भी जाए और इस तरह के हालात ना बने। खैर, आपने महत्वपूर्ण चर्चा की है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया रविराज जी आपका, बहुत शुक्रिया आपके तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय जी आपका भी। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से आपको हम बता रहे हैं, जहां सुपेबेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से एक और मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। किडनी की बीमारी बड़ी समस्या यहां पर बनी हुई है, जहां इलाज के दौरान ग्रामीण की मौत हुई है। 50 वर्षीय प्रेम जय क्षेत्रपाल पिछले 5 सालों से पेरिटोनियल डायलिसिस घर पर करा रहे थे। डायलिसिस के लिए पेट में बनाए गए फिस्टूला के ब्लॉक ही जाने की तबीयत बिगड़ी और एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी से मरने वालों की संख्या अब 133 पहुंच गई है। गांव में अब भी 40 से ज्यादा लोग किडनी रोग से पीड़ित हैं, जबकि 3 मरीजों का एम्स में डायलिसिस किया जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों में डर का माहौल भी है, दम तोड़ रही जिंदगी। एम्स में 3 मरीजों का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। एम्स में इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ा है। 50 वर्षीय व्यक्ति बताया जा रहा है जिनकी मौत हो गई है।
गरियाबंद के सुपेबेड़ा गांव में किडनी बीमारी से एक और मरीज की इलाज के दौरान जान चली गई। यहां 50 साल के प्रेमजय क्षेत्रपाल बताए गए हैं जो पिछले 5 सालों से पेरिटोनियल डायलिसिस घर पर करा रहे थे। डायलिसिस के लिए पेट में लगाए गए फिस्तुला के ब्लॉक हो जाने के बाद तबीयत बिगड़ी और एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी से मरने वालों की संख्या अब 133 हो गई और गांव में अब भी 40 से ज्यादा लोग किडनी रोग से पीड़ित हैं, जबकि 3 मरीजों का एम्स में डायलिसिस किया जा रहा है। तो गरियाबंद से पूरा मामला आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र ठाकुर जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देवेंद्र जी, स्वागत मैं आपका कर रहा हूं। और जिस तरीके से मामले लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं, एक और व्यक्ति की किडनी की बीमारी से मौत हो गई है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कई लोग उसमें ऑलरेडी बीमार बताए जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल यहां देखने को मिल रहे हैं। जी, बहुत ही दुखद है। मृत परिवार के साथ हमारी संवेदना है और ये जो बीमारियां हैं इस पर कैसे ठीक हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अभी 2 सालों में डायलिसिस की सुविधा हमने बढ़ाई है और गांव में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। और किसी प्रकार की कोई गंभीर अगर समस्या दिखती है, कोई गंभीर स्थिति आती है तो सीधा एम्स में इलाज का प्रबंधन भी किया गया है। नहीं, लेकिन ठीक है, आप तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, जिन चीजों से लोग ग्रामीणों में अगर इस तरह की बीमारी पनप रही है तो उसकी जड़ तक अभी तक क्या काम किया गया, इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, जड़ को लेकर काम करना चाहिए और सरकार कर भी रही है। लेकिन ये बहुत, आप देखेंगे कि ये लंबे समय के आंकड़े के बाद उस बहुत लंबे समय तक ये मौत का सिलसिला थमा हुआ था, परंतु जो घटना हुई है ये भी दुखद है। सरकार इस पर गंभीर है और मृत परिवार की सहायता के लिए हर वो कदम उठाए जाएंगे। अन्य जितने भी बीमार व्यक्ति हैं सभी के लिए जो इलाज की सुविधा को और बेहतर कैसे करना है, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। ठीक है, आप व्यवस्थाओं का जिक्र बार बार कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ निराकार डोंगरी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। निराकार जी, स्वागत मैं आपका कर रहा हूं। और जो मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, किडनी की बीमारी से ग्रामीण जो परेशान, और न सिर्फ परेशान बल्कि मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। एक व्यक्ति की और मौत हो गई है, 3 लोग और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र पहले भी किया जाता है, सवाल खड़े होते आए हैं। बीजेपी कह रही है कि हम व्यवस्थाएं पूरी कर रहे हैं, लगातार जो भी काम है व्यवस्थाओं को लेकर, इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर वो किए जा रहे हैं। देवेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? जी नमस्कार जी। मेरे साथी वक्ता देवेंद्र ठाकुर जी जिन्होंने दावा कर रहे हैं कि सुपेबेड़ा के प्रति हम संवेदनशील है करके, अगर वो संवेदनशील है, भाजपा की सरकार में संवेदनशील है, तो 17 वहाँ के जो नलकूप है उसको बंद कर दिया गया था, उसको पुनः क्यों चालू किया गया? जो क्लोराइड युक्त नलकूप है वो खराब है, जिसका परीक्षण भी किया गया था, उसको बंद किया गया था पूर्व में, अब उसे क्यों चालू कर दिया गया है? इससे तो सरासर यह पता लग रहा है कि सरकारी चाहती है कि वहाँ के लोग मौत से जूझे और खराब पानी पीकर किडनी लीवर खराब हो। और जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि मृत्यु की दर कम रही है, अब 2005 से अब तक देखें तो लगभग 130 से 140 लोग की मृत्यु हो चुकी है, जिसका पूर्णतः मैं भाजपा की सरकार को जिम्मेदारी देता हूं। और यह मैं बोलना चाहता हूं कि वहां के लिए एक एम्बुलेंस हायर किया गया था स्पेशल किडनी मरीजों के लिए, जिसको उन्होंने पुनः 2 महीना तक रखा, उसके बाद वापस ले आए एम्बुलेंस को। और एक बात, वहाँ किडनी के लिए डायलिसिस मशीन सुपेबेड़ा के लिए स्पेशल लगाई गई थी, उसको देवक मुख्यालय में क्यों रखा गया है? अगर सुपेबेड़ा में ही इस प्रकार का रिजल्ट आ रही है, इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो वहाँ क्यों उसको शिफ्ट नहीं किया जाता? निश्चित तौर पर देखिए, बड़े गंभीर सवाल हैं और वाकई में इस सवाल को जवाब भी मिलना चाहिए। हम इन पर देवेंद्र जी से आएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ त्रिलोचन सोनवानी जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं। त्रिलोचन जी, लगातार ये समस्या, मुझे लगता है सभी के मन में भय का माहौल तो रहता ही होगा। जो आसपास जो हालात देखने को मिल रहे हैं, लोग किडनी की बीमारी से लगातार जूझ रहे हैं, कितनी मौतें, सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और अब एक और व्यक्ति की जान चली गई है। आप क्या कुछ कहेंगे और क्या समस्या असल में वहां बनी हुई जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है? सर, BHTV को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ये वाला बात को आपने उठाया है। मैं स्थानीय युवक और यहाँ का पेशेंट को सर मैं
रायपुर जिले के मैं इलाज करवाता हूँ। तो मैं गांव का विषय सर, ये 2005 से ये घटना हो रहा है, आज 2026 आ गया। तो आए दिन हर दिन मौत हो रही है हमारे गांव में। लगभग 45% विधवा औरतें हैं सर। आप समझ सकते हैं, इस गांव की आबादी सिर्फ 1200 है। वहां से अगर 45% विधवा औरतें हैं तो समझ सकते हैं यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी उस लक्षण मिल रहा है सर आए दिन। तो सरकार द्वारा जो मुहिम चलाया गया है एकदम कछुआ की तरह है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठीक से इलाज भी नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल अधूरा पड़ा हुआ है सर। यहाँ का डायलिसिस मशीन देवों में रख दिए गए हैं। यहाँ से पेशेंट को सर मैं जब एम्स या डीकेएस ले जाता हूँ वहां तक ठीक रहता है, लेकिन वहां पे भोजन व्यवस्था नहीं हो पाता, दवाई खरीदने के लिए ना पैसा लगता है, और बाहर से कुछ और भी जो ट्रीटमेंट होता है वहां का पैसा लगता है, डोनर नहीं मिल पाता है, ब्लड खरीदना पड़ता है। तो सर आए दिन ये सब चीज होते रहता है। तो थक हार के सर जिंदगी फिर मौत के मुंह में चले जाता है। हमारे गांव में लगभग 133 मौत हो चुकी है सर, और लगभग अभी भी पॉजिटिव पेशेंट 46% है। नहीं, बिल्कुल, बाकी में बहुत बहुत गंभीर समस्या है। मुझे लगता है सरकार लगातार बातें कर रही है, जो जिम्मेदार हैं व्यवस्थाओं के लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत जल्द समाधान होना चाहिए। लोगों की जिंदगी लगातार खतरे में, और इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी जो आपने जिक्र किया कि 45% महिलाएं पर विधवा है। खैर, तमाम जो राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं अपने उनके तर्क होते हैं। उम्मीद करेंगे तस्वीर आगे बदले। समय रहिए, बहुत शुक्रिया आपका सोनवानी जी, बहुत शुक्रिया आपका निराकरण चर्चा में शामिल होने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां छिंदवाड़ा जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रेत माफिया यहां पर हौसले उनके बुलंद हैं। चांद क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची राजस्व की टीम पर हमले की कोशिश की गई। यानी अधिकारी जो इस पूरे मामले में वहां पर मामला देखने पहुंचे थे, कार्रवाई करने पहुंचे थे, उन्हीं पर हमला करने की प्रयास किए गए और ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन जब्त कर ली गई है। प्रभात मिश्रा खुद जेसीबी में बैठकर थाने पहुंचे, जबकि एसडीएम के ड्राइवर और कोटवार से मारपीट की कोशिश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौरई थाना क्षेत्र के हिवरखेड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पत्थरबाजी कर दी गई। कानून को हाथ में लिया गया। अधिकारियों को जान बचाकर चौकी पहुंचना पड़ा, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं तामिया क्षेत्र में भी रेत तस्करों का दबदबा कायम है। साल 2025 में खनिज विभाग की महिला इंस्पेक्टर पर हमला कर वाहन में तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यशैली पर कई सवालिया निशान हैं, और यही तो हालात का नतीजा है कि इस तरह के हालात फिर बने। कलेक्टर ने माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि लगातार हो रही घटनाओं से कानून व्यवस्था पर चिंता बढ़ गई है और कई तरह के सवाल प्रशासनिक कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं। ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां लगातार कई सवाल बने हुए हैं, और हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा के लिए एकलव्य आहाके जुड़ रहे हैं, जो कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रवक्ता है। एकलव्य जी, स्वागत मैं आपका कर रहा हूं। और जिस तरीके से मामला देख रहे हैं कि प्रशासनिक टीम पर भी हमला किया गया, रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, बहुत सारे समय से पहले भी कई घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं। कैसे आप इस मामले को देख रहे हैं, और इसके लिए लापरवाही है या क्या जिम्मेदारों के लिए जिम्मेदारी इस पर तय होना चाहिए? लगातार अवैध उत्खनन और रेत माफिया और कानून व्यवस्था बिल्कुल विफल हो गई है। छिंदवाड़ा में जैसे एक मामला हुआ है, चौरई का मामला जी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की जाती है और उनके कोटवार के साथ मारपीट की जाती है। इसके वीडियोज भी वायरल होते हैं, पर इसमें प्रशासनिक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। इनको लगातार नेताओं के संरक्षण प्राप्त है। एकलव्य जी, हम बिल्कुल लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। कौन जिम्मेदार आप इसके लिए मान रहे हैं, और क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं? इसमें जिम्मेदार भाजपा सरकार है, जो अवैध उत्खनन जो कर रहे हैं उनको संरक्षण दे रही है। अभी जैसे बीच में तामिया का एक मामला हुआ था, उसमें एक महिला एसआई, 2025 का मामला है ये, उसमें महिला एसआई ने एक रेत की गाड़ी पकड़ी थी, पर उसके वीडियोस वायरल हुए। एक फिल्मी स्टाइल में ट्रैक्टर को ये अवैध उत्खनन करने वालों ने छुड़ा के लेके चले गए, उसके सारे वीडियोस वायरल किए गए, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। गंभीर चिंतन वाले मामले हैं। हम आपसे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा के लिए रिजवान कुरैशी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। रिजवान कुरैशी जी, जिस तरीके से मामला सामने आया है, रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं, कानून का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है,
और जिस तरीके से अगर जो टीम पहुंची भी वहां पर कार्रवाई करने, टीम पर ही हमले करने के प्रयास किए गए, बहुत चिंताजनक हालात हैं, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, इस बात करने के लिए आपने अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए और हम सुरक्षा, सशक्तिकरण और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। और यही वजह है कि आज प्रदेश में, छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में गंभीर अपराधों में कमी आई है। सरकार लगातार काम कर रही है, अपराधियों पर लगातार नहीं, लेकिन रिजवान कुरैशी जी, ये जो हालात है इनको लेकर क्या कहेंगे आप? ये देखिए ना आप तस्वीरें, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जी हाँ, ये चीज है, लेकिन सरकार इसमें कहीं पर भी कोताही नहीं बरत रही है। नहीं, ठीक है, देखिए सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, दावे किए जाते हैं, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पूरे व्यवस्था के जो संभाले हुए हैं, उनको लेकर तो गंभीर सवाल होंगे। बिल्कुल लगातार काम कर रहे हैं इस चीज को लेकर, और जो घटनाओं को ये साफ कर रहे हैं, इसमें भी जांच हुई है और जांच के बाद मामले भी बने हैं। चलिए ठीक है, आप जांच की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आंकड़ों में कमी आई है। हम उम्मीद करेंगे कि हालात दोबारा ना बने, क्योंकि कानून व्यवस्था का जिक्र लगातार होता है और अगर बेहतर है तो वो जमीन पर भी बेहतर नजर आए। खैर, आपके भी तमाम तर्क हैं, बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बेमौसम बारिश ने टेंशन बढ़ा दी है। शाहजहांपुर में बेमौसम बारिश और तेज आंधी तूफान से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बुधवार गुरुवार को दरमियानी रात हुई बारिश से गेहूं की फसल खेतों में गिर गई है। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, और कटी हुई चने की फसल भी बारिश में भीगने से खराब होने लगी है। किसानों का कहना है कि इस मावठे की मार से उत्पादन पर असर पड़ेगा। जो फसल आखिरी दौर में दिखाई दे रही थी, और अब इस बारिश ने उस फसल में नुकसान पैदा कर दिया है। किसानों का कहना है कि इस मावठे की मार से उत्पादन पर भी असर पड़ेगा और प्रभावित किसान प्रशासन से सर्वे कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। तो मौसम की मार जो किसानों को झेलनी पड़ रही है, गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पीछे की जमीन भी चिपकी है गऊ, और चना में भी नुकसान है। चना की डाबी कटिया पड़ा था, कोई को उबा था, उबा के चना में जो दाना गेठा टूटी टूटी नीचे गिरी है नरक। नुकसान बहुत काफी हुआ है। कटिया में हवा में था, हमारी भी उड़िया नहीं मार से, हवा से भी उड़िया था। सरकार हमारे मुआवजे की मांग करेगा, हमारे कहीं भी थोड़ा बहुत दिया जाए, कहीं भी हमारे तो नुकसान हुआ। गऊ सब टूटे, लीला गऊ आड़ा पड़िया था सामने सब। कहीं कल अचानक जो हवा चली, पानी आयो, एमें चाय की फसल कटी थी, डाबी हम बखेर दी, गऊ आड़ा पटकी दिया, कुंभी फोड़ दी, नुकसान बहुत हुआ। जो चने की फसल अभी कट रही है, कटी थी, ओमे भी खूब 50% नुकसान हुई। तो देखिए, आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचाई हैं। और जब से बारिश हुई है, बेमौसम बारिश जो रात को देखने को मिली, मावठा जो गिरा, उससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। और किसान चिंतित हैं कि जब ये फसलें निकलेंगी, उस फसल का उत्पादन होगा, तो इस पर गहरा असर पड़ता दिखाई देगा। इसलिए वो प्रशासनिक तौर पर भी उम्मीद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनके लिए कम से कम सर्वे कराया जाए। जो उनको उत्पादन अगर कमजोर पड़ता है, कम होता है, सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। इसी पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं, स्थानीय किसान हैं राहुल मालवीय। राहुल जी, स्वागत मैं आपका कर रहा हूं। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आप किसान हैं, आपके लिए चिंता का विषय, क्योंकि महीनों की कड़ी मेहनत होती है, फसल लगभग उत्पादन होता, लेकिन ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कितना नुकसान हो सकता है और क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? ये बहुत सारा नुकसान हो गया सर जी। अभी रात को पानी गिरा, ओले तो नहीं गिरे, लेकिन गेहूं आड़े पड़ गए और हवा की वजह से, और मसूर में भी नुकसान हुआ है। नहीं, बिल्कुल नुकसान हुआ है। उम्मीद करेंगे कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि सर्वे कराया जाए, प्रशासन इस पर ध्यान दे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंदसौर जिले की मंदसौर, सीतामऊ, शामगढ़, सुवासरा और मल्हारगढ़ तहसीलों के कई गांवों में भी बुधवार की शाम तेज आंधी के साथ हुई बरसात और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्राम खजूरी, आजना, धमनार, दलोदा, सागरा और सीतामऊ तहसील के खेड़ा, खूंटी, सूर्यनगर के साथ शामगढ़ और सुवासरा तहसीलों के कई गांवों में तेज बरसात और ओलावृष्टि से अफीम के अलावा गेहूं, चना की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बुधवार की शाम अचानक तेज आंधी के साथ पूरे जिले में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई। अंचल में भारी बारिश के साथ गिरे ओलों से कई गांव में बर्फ की चादर बिछ गई और यहां खड़ी अफीम के अलावा गेहूं, चना और इसबगोल और
लहसुन की फसलों में भारी नुकसान पहुंचा है। तो मंदसौर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिले में रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उनके माथे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर दिखाई दे रही। तो कुल मिलाकर तमाम खबरें थी जो लगातार हम इस समय उठाते हैं और जनता के हित में सवाल भी खड़े करते हैं। कई बार जब सवाल पहुंचते हैं तो जमीन पर हालात भी सुधरते हैं और ये सवाल लगातार BS टीवी उठाता रहेगा। फिलहाल अगली इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS टीवी। नमस्कार।